हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 3 कक्षा 11वीं के इतिहास का, जिसका नाम है जी तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। और हम करने वाले हैं इसका पार्ट सेकंड, यानी फर्स्ट पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो जाकर देखना, तभी आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। और वो भी नोट्स के साथ ही पढ़ाया है मैंने, ये देखो जैसे कि आप देख सकते हो। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है जी। चलो जी, ये अब चैप्टर अपना शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं बता दूं, जिन बच्चों को नोट्स की दिक्कत है ना कि सर आप ये जिन नोट्स से आप पढ़ा रहे हो वो हमें कहाँ से मिलेंगे, आपको कुछ नहीं करना, गूगल पे जाके सर्च करना है मेन पॉइंट स्टडी, आपके सामने आ जाएगी वेबसाइट। ठीक है, ये ओपन हो गई वेबसाइट, नीचे की तरफ जाओगे आपको क्लास 11th आर्ट्स मिलेगा, क्लिक करना। अभी मैंने ऑल दो अपलोड नहीं किए होंगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखो, ये इतिहास का ये वाला जो चैप्टर है ना, लेखन कला और शहरी जीवन, ये मैं कर चुका हूँ। देखो, लेखन और कला और शहरी जीवन के नोट्स ओपन हो जाएंगे। वैसे ही मैं इस वाले चैप्टर के भी नोट्स अपलोड कर दूंगा, जैसे ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा वैसे इस चैप्टर के नोट्स अपलोड कर दूंगा। ठीक है। एंड एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यार, एक तो ये वाली बात है कि हमारा एक दूसरा भी चैनल है मेन पॉइंट टेक करके। बेसिकली इस पर मैं ये बताता हूँ स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, पैसे कैसे कमा सकता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम 11th में हो गए हैं, फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, सैम्पल पेपर के लिए पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता, हम क्या करें, जॉब तो कर नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है, आप जॉब कैसे करोगे, पढ़ाई कर रहे हो आप। तो ऑनलाइन अर्न करना है ना सबसे बढ़िया तरीका है। ठीक है, एक बात मैं आपके दिमाग से है ना बिल्कुल ही निकाल दूँ, अगर आपको ये लगता है कि सर अभी हम छोटे हैं, अभी हम अर्न नहीं कर सकते, तो ये सोचना आप बंद कर दो। यूट्यूब खोल के देखोगे ना तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग भी मिल जाएंगे, बच्चे मिल जाएंगे 14-15 साल के, जो मेरे से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो एज का अर्निंग से कोई लेना देना नहीं होता, तो आप अर्न करना शुरू करो। ये चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या मेन पॉइंट टेक्स्ट सर्च करोगे आपके सामने आ जाएगा। बेसिकली मैंने इस पर यही बताया, और बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें, जैसे कि आप दूसरे की वीडियो कॉपी करके कैसे अर्न कर सकते हो। बिल्कुल हाँ, दूसरे की वीडियो यूट्यूब पर कॉपी करके आप कैसे अर्न कर सकते हो, आप वेबसाइट कैसे बना सकते हो। ये देखो, वेबसाइट से कितनी अर्निंग होती है, मेन पॉइंट स्टडी की जो वेबसाइट है उसके बारे में मैंने बताया है। ठीक है, आप फ़ोन से एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम अपना फेस शो नहीं करना चाहते, हम क्या करें। तो आप बिना फेस शो किए भी फ़ायदा उठा सकते हो, आप एनिमेशन वीडियो बना सकते हो। सबसे बढ़िया तरीका है यूट्यूब पर अर्न करने का, एनिमेशन वीडियो। और वेबसाइट के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, वेबसाइट आप कैसे बना सकते हो, ये सारी वीडियो डाल रखी है, वीडियो का फ़ायदा उठाना। ओके। और बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है क्लास 11th का, आई होप आपको पता हो। ठीक है, उसका भी नाम है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं, या नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट में मैं दे दूंगा, सीधा नाम सर्च करना। ठीक है, मैं वैसे तो मैं बता दूं, मेन पॉइंट स्टडी आर्ट्स, सॉरी मेन पॉइंट स्टडी 11 ब्रैकेट में आर्ट्स करके होगा। ठीक है, आप गूगल पे सॉरी टेलीग्राम पे मेन पॉइंट स्टडी लिखोगे ना तो ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपको मेन पॉइंट स्टडी 11th आर्ट्स वाला करना है। प्लीज़ 10th वाला 9th वाला किसी और वाला मत कर लेना, सिर्फ 11th वाला आर्ट्स का करना है। ठीक है जी। चलो जी, अब अपना चैप्टर शुरू कर देते हैं। हाँ, एक चीज़ और बतानी रह गई है, रियली सॉरी मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। बट यार अभी देखो, जैसे कि आपको पता है कि मैं इस पे नोट्स वगैरह डाल रहा हूँ। ठीक है, और अभी तो ये नोट्स आपके लिए एकदम फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फ्री है। ओके, बट जैसे जैसे मैं इस पे नोट्स अपलोड कर रहा हूँ ना, इस वेबसाइट की सर्वर कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है, और मेरे लिए इसको मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। तो आप अगर कंट्रीब्यूट करना चाहो तो ये पेटीएम वगैरह का दे रखा है, आप कर सकते हो कंट्रीब्यूट। और देखो, अमाउंट से फ़र्क नहीं पड़ता, अमाउंट से मेरे कहने का मतलब कितनी छोटी अमाउंट है कितनी बड़ी अमाउंट है वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, इससे जब जब कोई बच्चा सपोर्ट करता है ना, तो ऐसा लगता है कि यार हाँ, मेरे आगे जो है, मेरे पीछे जो है 100 बच्चे खड़े हुए हैं, तो जब वो अपना 100% दे रहे हैं तो मैं भी अपना 200% दूंगा। ठीक है, चलो अब कर देते हैं जी, बातें बहुत हो गई, अपना सेकंड पार्ट शुरू कर देते हैं। एक बार फर्स्ट पार्ट से मैं 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, एंड अगर आपको उसका आंसर आता हो तो पहले नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपने सही आंसर किया या आंसर आता है तभी इस पार्ट को देखना, नहीं तो प्लीज़ फर्स्ट पार्ट जाकर देख कर आना। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। आप मेरे को ये बताओ कि जो हमारा 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य है, चैप्टर का नाम है, तो उस साम्राज्य का क्या नाम है जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है। उसका पड़ोसी साम्राज्य का नाम बताओ, और वहाँ पर प्रशासन में यूज़ होने वाली लैंग्वेज कौन सी है उसका नाम बताओ मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में। 3 सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो अभी जब मैं पहली लाइन पढ़ूंगा ना नोट्स की तभी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बट आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। क्वेश्चन ना आता हो तो बच्चे बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा, फर्स्ट पार्ट देख कर आना अगर आपको नहीं आता तो। ठीक है, चलो जी अपना चैप्टर शुरू कर देते हैं, पार्ट नंबर 2 शुरू कर देते हैं। देखो, रोम की सेना की विशेषता याद होगा, हमने फर्स्ट पार्ट के एंड में ये देखा था कि रोमन साम्राज्य में ना 3 मुख्य क्या होते हैं, किरदार होते हैं, 3 मुख्य अंग होते हैं। एक तो होता है सम्राट, यानी जो हमारा किंग होता है, एक होता है कुलीन वर्ग जिसको हम सेनेट भी कहते हैं, आपको पता है ना, जिनके पास एक टाइम पे पावर होती थी जब गणतंत्र वाला सिस्टम था। और तीसरा है जी सेना। ठीक है, सम्राट के बारे में और हमारा सेनेट के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके थे, अब पढ़ेंगे हम सेना के बारे में।
ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको एग्जाम के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, डिट्टो आपके एग्जाम में आता है कि रोम की सेना की विशेषता बताइए। ठीक है। तो पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि रोम की सेना एक व्यावसायिक सेना थी जिसमें प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था और न्यूनतम 25 वर्ष तक सेवा प्रदान करनी पड़ती थी या सेवा देनी पड़ती थी, सेवा करनी पड़ती थी। अब आप बोलोगे सर इसमें बड़ी बात क्या है, आज भी तो बहुत सारे सेना सैनिक जो होते हैं हमारी आर्मी के अंदर है, हमारे डिफेंस फोर्स में, उनको भी तो वो पे किया जाता है, सैलरी पे की जाती है। नहीं, पहला ऐसा सिस्टम नहीं था। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फारस की अगर सेना की बात करें ना, फारस भी एक साम्राज्य होता था उस समय, तो उसकी जो सेना थी वो बलात भर्ती वाली थी। बलात भर्ती यानी काम करवाया जाता था बट उनको सैलरी नहीं दी जाती थी, बट खाने पीने की चीज़ें वगैरह ये सारी की सारी मुहैया करवाई जाती थी। बट रोम साम्राज्य में अलग सिस्टम था। रोम साम्राज्य के अंदर जो सेना थी वो एक व्यावसायिक सेना थी, उनको सैलरी मिलती थी बाकायदा, और 25 साल तक तो आपको कम से कम सेवा के अंदर सेना के अंदर काम करना ही पड़ता था एक बार लगने के बाद। ठीक है। दूसरा पॉइंट यही बता रखा है कि एक वेतनभोगी सेना का होना निसंदेह रोमन साम्राज्य की अपनी एक खास विशेषता थी, क्योंकि उस समय बाकी साम्राज्यों में ऐसा नहीं था। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट है, बाकी साम्राज्यों में पलाद भर्ती वाला सिस्टम था, मतलब काम करवाया जाता था, आप कह सकते हो एक तरह से ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था, बिना वेतन के काम करवाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि सेना साम्राज्य में सबसे बड़ा एकल संगठित निकाय थी जिसमें चौथी शताब्दी तक 6 लाख सैनिक थे। यानी रोमन साम्राज्य में, रोमन साम्राज्य की बात करें तो सबसे बड़ा जो संगठित निकाय था ना, एक अकेला सबसे बड़ा संगठित निकाय, वो हमारा सेना ही थी। और चौथी शताब्दी में देखा जाए तो 6 लाख से ज़्यादा सैनिक थे हमारे रोमन साम्राज्य के अंदर। ओके। और सेना के पास निश्चित रूप से सम्राटों का भाग्य निर्धारण करने की शक्ति थी। अब मैं जो बात बताने वाला हूँ ना, उसको सुन के आपको थोड़ा सा मजा आएगा। देखो बात क्या है, आपको पता है, जैसे अभी हमने सेना के बारे में सुना है ना, तो अभी हमें देखो बेसिकली है ना, उस समय रोमन साम्राज्य के अंदर सेना बहुत पावरफुल थी, और इसलिए ये लिखा है कि जो सेना थी उसके पास सम्राटों का भाग्य निर्धारण करने की शक्ति होती थी। अब इसका क्या मतलब है, देखो समझाता हूँ मैं, नेक्स्ट पॉइंट से क्लियर हो जाएगा। सैनिक बेहतर वेतन और सेवा शर्तों के लिए लगातार आंदोलन करते रहते हैं, मतलब सम्राट के खिलाफ भी कभी कभार वो आंदोलन कर देते थे। ठीक है। मतलब अब कभी कभार तो अपने सेनापतियों के खिलाफ कर देते थे, अगर उन्हें कोई चीज़ पसंद ना आती हो, है ना, तो मान लो उनको वेतन अच्छा नहीं लग रहा, कम लग रहा है वेतन, या बाकी जो सेवा की जो शर्तें हैं, या काम ज़्यादा करवाया जा रहा है, तो उसके लिए ना सैनिक जो थे ना वो अपने सेनापति के खिलाफ कभी कभार विद्रोह कर देते थे, आंदोलन कर देते। और ये तो कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि वे अपने सम्राट द्वारा निराश महसूस करते थे तो यह आंदोलन प्राय सैनिक विद्रोह के रूप में ले लेते थे। इसका मतलब क्या है, अगर जो हमारी रोम की सेना है, अगर उन्हें लगता था कि राजा खराब है, हमारे लिए सब कुछ गलत कर रहा है, तो उसका तख्ता पलट कर देते थे। ठीक है। और सेनापति एक तरह से बेसिकली किसी और को राजा बना देता था। ठीक है, समझ आ गया। तो सेना एक तरह से बहुत पावरफुल थे। ठीक है। और जो सैनिक थे वो सेना से घृणा करते थे। क्यों सेना से घृणा करते थे, आपको पता ही है कि पहले जो गणतंत्र वाला सिस्टम था ना हमारा, आई होप देखो अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा है तभी आपको मेरी बात समझ आएगी, गणतंत्र वगणतंत्र जो भी मैं कह रहा हूँ, है ना। तो आपको पता है गणतंत्र वाला सिस्टम होता था ना, तो सेनेट के पास ज़्यादा पावर थी। बट दिक्कत तब आ गई जब हमारा प्रिंसिपेट वाला सिस्टम आ गया, जो अगस्तस लेकर आया था, है ना। तो अगस्तस प्रिंसिपेट वाला सिस्टम लेकर आया था जिसमें उसने सेनेट की पावर कम कर दी थी। और सेनेट की पावर कम करने के बाद वो धुलाई भी करता था सेनेट के लोगों की, पता है ना आपको। और वो खुद नहीं करता था, करवाता था, किससे, सेना से करवाता था। इसलिए जो हमारे सेनेट है वो सेना से घृणा करते थे और उससे डरती भी थी, क्योंकि सेना हिंसा का स्रोत थी। ठीक है। ये बम चिकी चिकी बम जो है वो हमारी सेना ही करती थी। यस सर, नो। चलो सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अलग अलग सम्राट की सफलता इसी बात पर निर्भर करती थी कि वह सेना पर कितना नियंत्रण रख पाते थे, और जब सेना विभाजित हो जाती थी तो इसका परिणाम गृह युद्ध होता था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर जैसे कि मान लो कुछ जो है वो सेना, जो है वो सेना हमारे सम्राट के साथ है, कुछ सम्राट के खिलाफ है, तो देश के अंदर ही एक तरह से गृह युद्ध हो जाता था। गृह युद्ध होता है जब देश के अंदर ही लड़ाई हो जाए ना, तो उसे हम गृह युद्ध कहते हैं। एक तो जैसे हमारा पाकिस्तान से युद्ध होता है, लेट्स अज्यूम बाहर की कंट्री पाकिस्तान से, चाइना से, किसी से युद्ध होता है, तो वो है युद्ध। बट जब देश के अंदर ही लड़ाई होती है तो उसे कहते हैं गृह युद्ध। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। तो ये बता रखा है कि बेसिकली सम्राट कितना बढ़िया है, ठीक है, वो कितना सफल हो पाएगा, वो इस चीज़ पर निर्भर करता था कि वो सेना को कितना अच्छे से कंट्रोल कर पाता है। अगर वो बढ़िया से सेना को कंट्रोल कर पाता है तो हाँ वो बढ़िया किंग है, नहीं तो वो खराब किंग है, क्योंकि उसके किंग का होने का कोई फायदा है नहीं, है ना। क्योंकि सेना फिर उसे हटा देगी अगर वो खराब किंग है तो, है ना, और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा सेना को तो। ओके। तो यही बात लिखा हुआ। और सेना जो थी, अगर सेना विभाजित हो जाती थी तो गृह युद्ध स्टार्ट, कुछ अगर मान लो राजा के साथ है, कुछ राजा के खिलाफ है, तो दोनों में लड़ाई हो जाती थी सेना के अंदर ही। और फिर सेना के अंदर लड़ाई तो फिर देश के अंदर तो फिर
आपको पता है सिस्टम बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। ठीक है, चलो अब दोबारा से अपने सम्राट पे आ जाते हैं, किंग पे आ जाते हैं। सम्राट का सिंहासन, अच्छा यहीं तक था ये वाला जो क्वेश्चन है ना ऊपर वाला, रोम में सेना की विशेषताएं, तो ये यहीं तक था। अब हम दूसरा वाला टॉपिक देखने वाले हैं। सम्राट का सिंहासन वंशकर्म पर आधारित था। इसका मतलब क्या है कि सम्राट का जो सिंहासन है ना, वो बेटे, जैसे कि मान लो मैं अभी राजा हूँ, फिर मेरा बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा, ऐसे वाला सिस्टम चलता था। ठीक है, तो यानी वंशक्रम वाला सिस्टम हुआ करता था। ओके, उदाहरण के लिए अब बता रखा है कि अगस्टस जो था ना हमारा, जूलियस सीजर, याद है ना, जूलियस सीजर जो था उसको अगस्टस ने हटाया, जो कि जूलियस सीजर का बेटा था। मतलब एक बेटे ने अपने बाप की जो कुर्सी है उसका तख्ता पलट कर दिया है ना, और फिर गणतंत्र वाला सिस्टम भी हटा दिया था। तो अगस्टस के बाद है ना जो पावर थी वो हमारे टिबेरियस के पास आ गई। ठीक है, उसके पास आ गई। अब जब टिबेरियस पावर में आया ना तो उसने देखा यार रोमन साम्राज्य पहले इतना बड़ा है, इतना बड़ा साम्राज्य पहले ही है, तो मैं क्यों लड़ूं बाकियों से और क्यों एरिया को बढ़ाऊं। ठीक है, टिबेरियस ने ये नोटिस करा अगस्तस के बाद जब पावर, अच्छा टिबेरियस की एक और बात बता देता हूँ, ये है ना अगस्तस का कोई वो खून के रिश्ते वाला बेटा नहीं था, ये इसका गोद लिया हुआ बेटा था, ये भी आप बुक में पढ़ोगे। ठीक है, तो अगस्तस का जो पुत्र था, सौतेला पुत्र आप कह सकते हो, जो टिबेरियस था, वो जब रोम की सत्ता उसने संभाली ना, उसने एक बात नोटिस करी कि जी पहले ही रोम साम्राज्य इतना लंबा चौड़ा है। ठीक है, तो अगस्टस का जो पुत्र था उसने सोचा यार इसका विस्तार जो करना है ना वो अनावश्यक है, ज़रूरत नहीं है इसका विस्तार करने की, क्यों फालतू में लड़ाई करे। और इसी की वजह से टिबेरियस के टाइम में युद्ध में भी बहुत कमी आई, मतलब क्योंकि वो कहीं बाहर जाता नहीं था लड़ने के लिए किसी से, तो दूसरा वाला भी नहीं आएगा, है ना। तो इसी वजह से रोमन, क्योंकि बाकी तो रोमन साम्राज्य से डरते थे कि जी इतना बड़ा साम्राज्य, राजा पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं, तो बाकी तो जाते ही नहीं, तो रोमन साम्राज्य को कब्जा करने के लिए रोमन साम्राज्य जाता था, और जब जाता था तो लड़ाई होती थी, तो टिबेरियस गया नहीं अपना एरिया फैलाने के लिए, तो युद्ध भी नहीं हुआ, इसी कारण टिबेरियस के टाइम में बहुत कम युद्ध हुआ। बट रोमन साम्राज्य के अगर आगे के राजाओं को देखें, जैसे कि साम्राज्य के प्रारंभिक विस्तार में एकमात्र अभियान त्राजान एक किंग था जो 113 से लेकर 117 ईस्वी, यानी ईसा मसीह के जन्मदिन के बाद, ईसा मसीह के जन्म के 113वां साल, यानी जैसे अभी चल रहा है ना 2000 क्या चल रहा है 22 चल रहा है, वैसे ही 1013 से लेकर 1017 तक हमारा जो त्राजान था वो किंग रहा था। तो उसने एकमात्र अभियान चलाया था कि जी हाँ टेरिटरी इंक्रीज करेंगे हम, रोमन साम्राज्य की एरिया बढ़ाएंगे। ठीक है, दूसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में तो जो साम्राज्य फरात नदी के पश्चिम में पड़ते थे उन्हें भी रोम द्वारा हड़प लिया गया, यानी ये त्राजान की बात बता रखी है कि त्राजान ने बेसिकली बहुत ही बातचीत महंगी थी इसकी, और इसने कब्जा करा था सही से, बढ़िया रोमन साम्राज्य को बहुत फैलाया था। तो ये बात लिखी है कि दूसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्ष, अच्छा दूसरी शताब्दी का प्रारंभिक वर्ष क्या हो गया, यही 113 से लेकर 117, यही तो है। दूसरी शताब्दी क्या होता है पता है ना आपको, जब मैं 20वीं शताब्दी बोलता हूं ना तो इस 20वीं शताब्दी का मतलब जानते हो, 1901 से लेकर 2000 तक के टाइम को कहा जाता है 20वीं शताब्दी। और ऐसे ही दूसरी शताब्दी किसे कहा जाएगा, 101वें साल से लेकर 200वें साल तक, तो ये 101 से लेकर 200 साल के बीच में ही तो आता है 113 से 117। तो इसने बेसिकली अपना एरिया इतना बढ़ा लिया था कि फरात नदी के पश्चिम में पड़ते थे ना जो, उनको भी इसने हड़प लिया था। ठीक है जी, ओके जी। और मैं बता दूं कि वो जो एरिया थे जिस पर हमारे त्राजान ने कब्जा किया था दूसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में, वो अत्यंत समृद्ध थे, मतलब बातचीत महंगी थी, सोने वोने बहुत तगड़े थे वहाँ पर। उदाहरण के लिए एक एरिया बता रखा है, जैसे हेरोल्ड नामक एक राज्य था। ठीक है, प्रतिवर्ष, क्योंकि अब देखो रोम साम्राज्य में हमारे त्राजान ने एरिया पे जब कब्जा कर लिया है तो वो क्या लेगा, उस एरिया से टैक्स लेगा ना, कर लेगा। तो ये बता रखा है कि सिर्फ हेराल्ड वाले एरिया से ये ना प्रतिवर्ष 54 लाख दिनारियस के बराबर आमदनी होती थी, मतलब इतना टैक्स इकट्ठा होता था। अगर मैं आपको दिनारियस बताऊं ना, दिनारियस, पहले दिनारियस सुन लो फिर इस चीज पे आऊंगा क्या लिखा हुआ है। दिनारियस रोम का एक चांदी का सिक्का होता था जिसमें लगभग 4.5 ग्राम विशुद्ध चांदी हुआ करती थी, मतलब प्योर चांदी हुआ करती थी। तो अगर हम इसको 54 लाख दिनारियस को अगर हम केजी में कन्वर्ट करें ना, तो ये 1,25,000, लगभग 1,25,000 किलो क्या था, ये चांदी थी। इतना तो सिर्फ हेराल्ड वाले एरिया से टैक्स मिलता था। ठीक है, चलो अब आते जी, आई होप ये समझ आ गया हो। बेसिकली हमने किसके बारे में देखा, अभी सिर्फ सेना के बारे में देखा थोड़ा बहुत, और उसके बाद त्राजान वाले एरिया का देखा था। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट वाला टॉपिक देखेंगे कि इतने बड़े रोमन साम्राज्य को किस प्रकार नियंत्रित किया जाता था, मतलब बहुत बड़ा रोमन साम्राज्य था। ठीक है, तो उसको कैसे नियंत्रित किया जाता था, टैक्स वगैरह कैसे लिए जाते थे, कौन निगरानी करता था, ये सारी की सारी चीज़ें इस वाले क्वेश्चन में हम देखने वाले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना। देखो
संपूर्ण साम्राज्य में दूर दूर तक अनेक नगर स्थापित किए गए थे, जिसके माध्यम से समस्त साम्राज्य नियंत्रण रखा जाता था। मतलब बेसिकली हमारे रोमन साम्राज्य बहुत बड़ा था, तो अलग अलग रोमन साम्राज्य के जितने भी दूर दराज के इलाके थे ना, वहाँ पर नगर बना दिए गए, और नगर में भी टैक्स कलेक्ट करने वाले बंदों को रखा गया। मैं समझाता हूँ, यहाँ तक क्लियर होंगे ना कि बेसिकली दूर दूर के इलाके वहाँ पर क्या बना दिए गए, नगर स्थापित कर दिए गए, और उन पर नियंत्रण रखा जाता था। पूरे साम्राज्य का नियंत्रण वहीं से होता था। ठीक है। भूमध्य सागर के तटों पर स्थित जो बड़े केंद्र थे, जिसमें कार्थेज हो गया, सिकंदरिया हो गया, हमारा एंटियोक हो गया, एंटियोक है वैसे तो ये, एंटियोक हो गया, इनमें सबसे बड़े थे। यानी ये बता रखा है कि भूमध्य सागर के तो तटों पर स्थित जो बड़े बड़े केंद्र थे उनके नाम क्या थे, नाम याद रखना है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। साम्राज्यिक प्रणाली के मूल आधार थे। इन्हीं शहरों के माध्यम से सरकार प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्रों में कर लगाने में सफल हो पाती थी। बात ऐसी है कि हमारा जो ये रोमन साम्राज्य था ना, अभी अभी हमने पहला पॉइंट ये क्या देखा कि रोमन साम्राज्य में क्या थे, तो जो दूर दूर के अनेक इलाके थे ना, वहाँ पर नगर स्थापित कर दिए गए थे, और उनमें से जो नगर थे ना, वो यही बड़े बड़े नगर जो समुद्र के तट पर थे वो यही थे, जो हमारा कार्थेज हो गया, सिकंदरिया हो गया, एंटियोक हो गया। तो बेसिकली ये इनके पास पास जो गाँव थे ना, तो ये बड़े बड़े नगरों से ही गाँव में जाकर टैक्स कलेक्ट करते थे, टैक्स कलेक्ट किया जाता था। तो बेसिकली हमारे जो बड़े बड़े शहर थे ना, इन्हीं के माध्यम से सरकार प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्रों पर टैक्स लगाने में सफल हो पाती थी और टैक्स कलेक्ट कर पाती थी। ठीक है। अब टैक्स कलेक्ट करता कौन था, अब आप देखो ध्यान से। स्थानीय उच्च वर्ग रोमन साम्राज्य को कर वसूली और अपने क्षेत्रों पर शासन करने के लिए प्रशासन की सहायता करता था। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि बेसिकली जो शहरों के लोग थे ना, रोमन साम्राज्य के जो अलग अलग नगर बसाए थे, शहर बसाए थे, तो वहाँ के जो लोग थे, अमीर अमीर उच्च वर्ग के लोग, धनी परिवार, महंगी बातचीत वाले, वो जो थे वो रोमन साम्राज्य के सम्राट की बहुत अच्छे से आप मदद करते थे, ताकि जो सम्राट है वो कर वसूल सके, ओके, और बेसिकली नियंत्रण कर सके इलाकों पर। यस सर नो? ओके। और ये जो शहरों में रहने वाले उच्च वर्ग थे ना, ठीक है, अब देखो, अभी ध्यान से मेरी बात सुना। एक तो होती थी सेना, याद है, एक थी सेनेट, एक था हमारा सम्राट, सेनेट, और एक था हमारा सम्राट। ठीक है। अब बट सम्राट ने जब अपना एरिया बढ़ाया तो फिर शहर बनाए। शहर में जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो सेनेट नहीं थे, जो उच्च वर्ग के लोग थे जो मदद करते थे टैक्स वगैरह कलेक्ट करने में, उनका एक अलग से ग्रुप बन गया, जिनको कहा जाने लगा संभ्रात वर्ग। ठीक है। संभ्रात वर्ग। अच्छा, एक और बात बता देता हूँ। पहले के टाइम में क्या होता था, कुछ सेनेट को है ना सेना के अंदर भी भर्ती करवा दिया जाता था पहले के टाइम में। ठीक है। बट फिर एक किंग ने ना सेनेट को बंद करवा दिया, और जो संभ्रात वर्ग है ना उसको थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, क्योंकि एक्चुअल में पैसा लाकर तो यही देते थे ना संभ्रात वर्ग। यही बंदे तो थे ना जो एक्चुअल में क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे, और पैसे से ही चलता है किंग का सिस्टम, तो है ना। तो इसलिए किंग की नज़रों में जो ये सेनेट है, ये तो एक तरह से ख़त्म ही हो गए। हमारे वो अगस्तस ने पहले ही जो हमारे सेनेट की थी पावर कम कर दी, बट उसके बाद जब ये सम्राट वर्ग आया तो इनकी भी बातचीत महंगी हो गई। और मैं आपको बता दूं, बेसिकली ज़्यादातर जो सम्राट वर्ग के लोग होते थे वो इटली बोलते थे, इटालियन बोलते थे। इतावली लिखा होगा आपकी बुक में, इटालियन इतावली समझ जाना। आप थोड़ा सा आगे आते हैं, हम नेक्स्ट वाला पॉइंट पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? इस प्रकार एक नया सम्राट वर्ग, जो मैं बता ही चुका हूं, बन गया था, जो कि सेनेट के सदस्यों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि उन्हें सम्राटों का समर्थन प्राप्त था। अब देखो, अभी अभी हमने पढ़ा क्या था, अगस्तस ने सेनेट की पावर कम कर दी थी, और वो बुरी तरीके से मारता वगैरह था, मतलब गुस्सा होता था, मतलब वो सेनेट को पसंद नहीं करता था। अब बट अगर सम्राट वर्ग की बात करें तो ये क्योंकि टैक्स कलेक्ट करने में मदद करते थे, तो जो हमारा सम्राट है वो बहुत ज़्यादा मदद करता था इनकी, और वो समझता था कि हाँ यार, समर्थन प्राप्त था एक तरह से सम्राट वर्गों को सम्राट का। ठीक है। अब देखो, जैसे जैसे नया समूह उभर कर सामने आया, सम्राट वर्ग की बात हो रही है। सम्राट गैलिनस, एक किंग था हमारा सम्राट, वो भी रोमन साम्राज्य। अब बहुत सारे अलग अलग किंग थे, आपको पता है, टिबेरियस हो गया, अगस्तस हो गया, त्राजान का नाम सुना है ना, बट ये अलग अलग टाइम है सब। त्राजान का कब से कब तक था? 113 से लेकर 117 तक था। ठीक है, ओके जी। वैसे हमारा गैलिनियस का 253 से लेकर 268 तक। ठीक है। इसने क्या करा कि सैनिकों को सैनिक कमान से हटाकर इस नए वर्ग के उदय को सुदृढ़ बना दिया। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैंने आपको बताया था ना, कुछ सेनेट को निकाल कर है ना सेना में भी भर्ती करा जाता था, बट जो हमारा किंग था, जो 253 में आया था गैलिनियस, उसने कहा ये सिस्टम खत्म करो। और इससे भी क्या हुआ, ज़्यादा पावर मिलने लग गई हमारे सम्राट वर्गों को, क्योंकि पहले पता है क्या होता था, सेनेट के लोग जब सेना में जाते थे ना, तो अलग ही टोरा हो जाता था उनका कि जी हाँ, अब तो हम सेना में हैं, पावर है हमारे पास।
तो हमारे गैरिनियस ने बोला कि पावर वावर कुछ नहीं है, तुम कुछ भी नहीं कर रहे ना, पैसे लाके, पैसे तो हमारे सम्राट वर्ग ला के दे रहे हैं, तो वो तुम्हारे से ज़्यादा पावरफुल है, अब तुम सेना में जाना बंद करो। तो ये बातचीत हो गई जी। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ये जी बहुत अति उत्तम क्वेश्चन है ये। बेसिकली ये क्वेश्चन 5 नंबर में ही 3 नंबर में आता है, ज़्यादातर 3 नंबर में या 4 नंबर में आपको देखने के लिए मिलेगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर ये वाला चैप्टर आपके एग्जाम में आ रहा है तो। ठीक है, रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी के समय को ना बहुत संकट का काल माना जाता है। क्यों संकट का काल माना जाता है वही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अब पहले ये पॉइंट लिखा हुआ है, एक्चुअल जो आंसर है वो यहाँ से स्टार्ट है, बट पहले ये पढ़ लेते हैं। यदि पहली और दूसरी शताब्दी को कुल मिलाकर यदि पहली और जो दूसरी शताब्दी कुल मिलाकर शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार का प्रतीक थी, तो तीसरी शताब्दी आंतरिक तनाव से पहले बड़े संकेत लेकर सामने आई। इसका मतलब है कि पहली और शताब्दी में तो बातचीत सही थी, आर्थिक विस्तार हो रहा था, समृद्धि आ रही थी, है ना, शांति थी, इतना ज़्यादा कोई लड़ाई वड़ाई नहीं थी। बट तीसरी शताब्दी को बहुत ही संकट और आंतरिक तनाव का टाइम माना जाता है। अब क्वेश्चन आपके सामने यही आता है कि तीसरी शताब्दी के में जो निम्नलिखित, मतलब बेसिकली तीसरी शताब्दी में निम्नलिखित कारणों की वजह से तनाव उभरा। ठीक है, मतलब तीसरी शताब्दी को निम्नलिखित कारणों की वजह से तनावपूर्ण माना जाता है। सर कौन कौन से कारण, ये लिखे जी। पहला पॉइंट क्या लिखा है कि ईरान में ससानी राजवंश, अच्छा रोमन साम्राज्य का पड़ोसी राजवंश कौन सा था, क्वेश्चन पूछा था ना बिल्कुल स्टार्टिंग में, ईरानी साम्राज्य। तो ईरानी साम्राज्य के अंदर एक ससानी वंश आया था, उसने बार बार रोमन साम्राज्य पर अटैक करना शुरू कर दिया था। तीसरी शताब्दी की बात बता रहा हूँ मैं। और 15 साल के अंदर उसने तेजी से फरात नदी की दिशा में फैल गया। मतलब ससानी राजवंश ने धीरे धीरे वो बेसिकली बिल्कुल फरात नदी के पास आ गया, जहाँ पर रोम साम्राज्य था, और अंदर की तरफ घुसने की कोशिश कर रहा था और आक्रमण कर रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, एक तनाव वाला टाइम था। ठीक है, जो तीसरी शताब्दी में आया। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि तीसरी शताब्दी में पहली प्रॉब्लम तो ये आ गई कि ईरान का जो ससानी राजवंश था या वंश था, उन्होंने बार बार रोम साम्राज्य पर आक्रमण किया और 15 साल के अंदर अंदर बिल्कुल फरात नदी की दिशा में फैल गया। ठीक है, चलो सर ये तो पहली दिक्कत हो गई हमारी तीसरी शताब्दी की। दूसरी बता दो। दूसरी है जी कि 3 भाषाओं में खुदे एक प्रमुख शिलालेख, मतलब बेसिकली पत्थर मिला था, उस पर कहानी लिखी हुई थी। अब क्या लिखी हुई थी कहानी, वो पढ़ते हैं। ईरान के शासक शापुर, ईरान का एक और किंग था, ससानी राजवंश के अलावा बता रखा है, शापुर प्रथम ने दावा किया कि उसने 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया था। कौन सी शताब्दी में, तीसरी शताब्दी में, और पूर्वी राजधानी एंटियोक पर कब्जा कर लिया था। तो बेसिकली हमें एक पत्थर मिला था जो तीसरी शताब्दी का था, और उसमें शापुर यानी किंग जो शापुर था ईरान का, उसके बारे में बता रखा था, और उसमें ये लिखा हुआ था कि शापुर ने 60,000 से ज़्यादा रोमन सेना का सफाया किया था, और उनकी जो राजधानी थी एंटियोक, उस पर भी कब्जा कर लिया था। तो तीसरी शताब्दी में माना जाता है कि ये भी एक बहुत बड़ा संकट आया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि इसी बीच जर्मनी की मूल जनजाति, जिनको हम फ्रैंक, एलमनाई, ठीक है, एलमनाई और गोथ, ठीक है, गोथ ने रोमन साम्राज्य पे के विभिन्न प्रांतों पर कब्जा कर लिया था। मतलब ये जो ऊपर वाले हमारे शापुर भी थे, शसानी ने भी हमला कर दिया था, और हमारे माना जाता है कि जर्मन मूल की भी जो जनजातियाँ थी, फ्रैंक, एलमनाई, ठीक है, और जो गोथ थी, इन्होंने भी रोमन साम्राज्य के विभिन्न जो प्रांत थे उन पर कब्जा कर लिया था, जिससे साम्राज्य में अस्थिरता आ गई। चलो सर 3 प्रॉब्लम समझ आ गई, तीनों ही बाहर के बेसिकली हमला ही हुआ था, ईरान से हमला हुआ ससानी वंश। फिर शाहपुर की कहानी हमें पता चलती है कि 50-60 हज़ार से ज़्यादा रोमन साम्राज्य के लोगों को या सैनिकों को मरवाया था। उसके बाद सर हमें वो जर्मनी के जो जनजाति है उनके बारे में पता चला। इसी शताब्दी में 47 वर्षों में 25 सम्राट हुए, मतलब 47 साल में, इसी तीसरी शताब्दी में 47 सालों में 25 से ज़्यादा सम्राट चेंज हुए। ये भी एक बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। आप सोच सकते हो कितनी अस्थिरता आई। इन्हीं कारणों की वजह से तीसरी शताब्दी को संकट की शताब्दी माना जाता है। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। अब आते हैं जी नीचे वाले टॉपिक पे, लिंग, साक्षरता और संस्कृति। तो थोड़ा सा हम पढ़ेंगे मेल फीमेल के बारे में, शादी के बारे में, बच्चों के बारे में पढ़ने वाले। फिर साक्षरता, कितने पढ़े लिखे लोग थे या नहीं थे। ऑल्दो मैं बता दूं कि साक्षरता वहाँ पर कम थी। संस्कृति के मामले में बहुत विविध था। पहले तो हम लिंग के बारे में, यानी लोग कैसे रहते थे उनके बारे में देख लेते हैं। देखो, रोमन साम्राज्य में एकल परिवार का व्यापक चलन था, यानी मेल फीमेल और उनके बच्चे एक साथ रहते थे। जो वयस्क पुत्र होता था, बड़ा वाला लड़का होता था ना, वो माता पिता के साथ नहीं रहता था। ठीक है, देखो हमारे इंडिया में तो क्या होता है, जॉइंट फैमिली होती है, माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी सारे के सारे एक साथ रहते हैं। बट रोमन साम्राज्य के अंदर ऐसा नहीं था। रोमन साम्राज्य के अंदर एकल परिवार होता था, जैसे अमेरिका वगैरह में होता है ना,
माँ बाप रहते हैं, बच्चे रहते हैं, और बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वो अलग हो जाता है ना, तो माता पिता के साथ नहीं रहता था। ठीक है जी, चलो। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, माना जाता है कानूनी नज़र में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। सर कैसे अच्छी थी? देखो, पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं किया करती थी, मतलब है ना, जो पत्नी थी उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने पति के पास नहीं जाती थी, जबकि पुराने समय में ज़्यादातर ऐसा होता था कि पत्नी के पास जो भी संपत्ति थी ना वो ऑटोमेटिकली पति की हो जाती थी, बट रोमन साम्राज्य में ऐसा नहीं था। ठीक है। और साथ ही में जो महिलाएं होती थी ना, वो अपने पैतृक परिवार से वह अपने पूरे अधिकार बनाए रखती थी। मतलब अगर पिताजी की भी जब जमीन का बंटवारा होगा ना तब महिलाओं को मिलता था, यानी पत्नी को पति को कुछ नहीं देना पड़ता था। ठीक है, मतलब पत्नी की जो संपत्ति वो पत्नी की रहती थी, पति को नहीं देनी पड़ती थी। ऊपर से पिता का भी हिस्सा मिलता था उसे, मतलब अच्छे खासे राइट थे हमारी महिलाओं के पास उस समय रोमन साम्राज्य के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है कि महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व व संचालन में व्यापक कानूनी अधिकार थे। मतलब कानून, ये तो पता ही चल ही चुका है कि महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा कानूनी अधिकार थे हमारे रोमन साम्राज्य के अंदर। ठीक है जी। और तलाक जो था वो अपेक्षाकृत आसान था, मतलब तलाक लेना जो था वो आसान था। अब इसमें बोलोगे सर ये क्या है, मतलब इस पॉइंट का मतलब क्या है? तलाक लेना आसान था, इसका ये बताता है कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। आप देखो कि अगर कोई गलत होता था ना तो महिला आराम से तलाक दे सकती थी, कुछ गलत नहीं माना जाता था, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, आसानी से तलाक मिल जाता था और तलाक लेना आसान था। ठीक है, चलो। नेक्स्ट क्या लिखा है कि पत्नी और जो पति और पत्नी के बीच आयु का अंतराल बना रहता था। मतलब मैं आपको बता दूं, जो मेल होता था उसकी 30, 31, 32, ठीक है, 27, 28 एज लिखी हुई होगी आपकी बुक की पीडीएफ में, आप चेक करोगे तो 27, 28, 29, 30 में शादी हुआ करती थी मेल की। और जो पत्नी होती थी उनकी एज 21, 22, 23 इनमें शादी हुआ करती थी। तो अंतराल बहुत ज़्यादा था मेल फीमेल में। और इससे हमें ये पता चलता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि महिलाओं पर उनके पति जो है अक्सर हावी रहते थे, मतलब गुस्सा करते थे। और हमें कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा की भी जानकारी मिलती है। बेसिकली जब हमें रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ना शुरू किया तो बहुत सारे हमें प्रालेख मिले जिसमें ये भी पता चला कि बहुत सारी चीज़ें बता रखी थी जहाँ पर महिलाओं के साथ हिंसा वगैरह भी हुआ करती थी। कानूनी अधिकार तो थे बट घरेलू हिंसा हुआ करती थी महिलाओं के साथ। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। अब ऑल दो नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़ा सा साक्षरता के बारे में पढ़ेंगे। ये बात वैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि साक्षरता के मामले में वहाँ पर कमी थी, पढ़े लिखे लोग कमी थे। और फिर संस्कृति के बारे में पढ़े, मतलब काम चलाऊ साक्षरता थी। ठीक है, चलो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। नेक्स्ट पार्ट जो है वो वीडियो अगर मैंने अपलोड कर दी होगी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। और सिर्फ हिस्ट्री के नहीं, पोल साइंस वगैरह की भी चैप्टर में अपलोड करता हूँ, तो उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, पहले तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और मेन बात यह है कि चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद इनके एमसीक्यू भी अपलोड कर देना। मैंने चैप्टर के एमसीक्यू पहले अपलोड कर दिया है, ठीक है, प्लस इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, याद रखना, अगर आपको एग्जाम के अंदर फुल मार्क्स चाहिए, दोबारा से बोल रहा हूँ फुल मार्क्स चाहिए ना, तो चैप्टर कवर करने के बाद उनके एमसीक्यू प्लस उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करना। याद रखना, एक बात मैं आपको बता दूं, देखो बहुत सारे बच्चे, जब मैं आपको बता दूं बहुत सारे बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 भी आए थे 10th में, तो उन्होंने मेरे को बेसिकली अपनी आंसर वो भेजी, अपनी एग्ज़ाम का वो भेजा, रिजल्ट भेजा, और बोला कि सर 100 आउट ऑफ 100 जो आए हैं, और सिर्फ एसएसटी में आए थे बहुत सारों के, तो उन्होंने बताया सर 100 आउट ऑफ 100 आने में एसएसटी में सबसे मेन चीज़ थी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत हमको ये आती थी कि चैप्टर तो क्लियर हो जाता था बट उस चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन किस वे में आते थे वो हमें क्लियर नहीं होता था। बट जब हम क्या आपके एमसीक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते थे ना, तब हमें क्लियर हो जाता था और मैक्सिमम उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आते थे एग्जाम में। तो अगर आपको भी इस टाइप की दिक्कत होती है कि सर क्वेश्चन किस वे में आएगा और उसका आंसर किस वे में करना है, और होता है मैक्सिमम बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम होती है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो का लिंक और एमसीक्यू की वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैप्टर कवर करने के बाद वो करना, ऑल दो चैप्टर थोड़ा सा रहता है। थर्ड पार्ट का लिंक मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में, पिन कमेंट में या नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, बाकी आप नोट्स वगैरह जो है वो डाउनलोड वगैरह कर सकते हो वेबसाइट से। ये मेन पॉइंट स्टडी वाला जो हमारा चैनल है सब्सक्राइब कर लेना, जल्दी से 2 लाख करते हैं, डबल सेंचुरी मारते हैं। और ये मेन पॉइंट टेक वाला बता चुका हूँ, बाकी मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, ठीक है, इस पर वीडियो भी डालना नहीं चाहता, ठीक है, बिना बात के आपसे गुस्सा हो जाऊँ, मतलब गुस्सा करोगे आप, क्योंकि मैंने एक व्लॉग डाला था यहाँ पर नैनीताल का, और वहीं पर एक बच्चे ने कमेंट भी करा था, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी 6 बजे, ये देखो मैं एक दिखा देता हूँ, ये देखो, सर अब स्टडी भी करा दो अगर ट्रिप हो गई तो। मैंने कहा ठीक है, और मैं समझ गया अब मेरे को हेट मिलेगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब पहले चैप्टर करते हैं, बच्चों का काम भी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, वैसे मैं उस पर कभी कभी डालता था, बट फिर भी बात सही है, मेरे को इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, चलो जी, बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर द सपोर्ट। बाय बाय।